जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह गुजर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं उड़ान क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा आप सब विद्यार्थी ये जानते हैं कि हम एसएससी जीडी की ये बेहतरीन जो है एमसीक्यू सीरीज जो है ये शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर आज का ये हमारा पांचवा जो है सेट है। इसी पांचवें सेट के अंतर्गत हम एसएससी जीडी से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हमारी ये जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम क्या है? T20 सीरीज। क्या नाम है? T20 सीरीज इसका नाम है। रोजाना आपको ये सीरीज उपलब्ध करवाई जाती है। हर एक दिन जो है ये सीरीज आपके लिए जो है चलाई गई है कि रोजाना आपको ये सीरीज मिले। मंडे टू सैटरडे आपको रोजाना ये जो है सीरीज मिलेगी। संडे का हमारा ऑफ रहेगा। संडे को हम जो है ऑफ रखेंगे पीछे के रिवीजन के लिए, कि आप पीछे की जितनी भी रिवीजन जितनी भी अपने स्लाइड देखी है उन सारी की सारी पीडीएफ से आप अपना प्रैक्टिस एक बार, क्योंकि हम जो आपको पीडीएफ जो है उपलब्ध करवा रहे हैं उस पीडीएफ में आंसर के टिक नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आंसर के टिक दे देंगे तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसीलिए हम आपको जो है वो पीडीएफ जो दे रहे हैं उसमें किसी भी प्रश्न को आंसर लगाकर नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आप सब क्या करेंगे, उस पीडीएफ को जो है अपनी प्रैक्टिस संडे वाले दिन जो है उन प्रश्नों को एक बार आंखों में से जरूर निकालेंगे, क्योंकि हर रोज जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं 20, इन्हीं प्रश्नों में से आपको एसएससी जीडी के आने वाले जनवरी के अंदर जो पेपर होगा उसमें एजिटीज प्रश्न मिलेंगे। ये हमारा दावा है। उड़ान क्लासेज आपके लिए ऐसे प्रयत्न कर रहा है कि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर आप, ये मेरा प्यारा विद्यार्थी या मेरे हर प्यारे भाई व बहन जो मेरे से तैयारी कर रहे हैं, उड़ान क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल से जो तैयारी कर रहे हैं, वो आने वाले हर पेपर के अंदर अपना परचम लहराएं। ठीक है, तो ये T20 सीरीज आप सब विद्यार्थियों का प्यार जो हमें मिल रहा है, बहुत अच्छा जो है आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। लगा दो कायनात में आग। ठीक है, और शोले जो है धड़कने चाहिए सीने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न आपका, जिस प्रश्न के बारे में हमें बात करनी है, देखिएगा प्रश्न बेहतरीन है भाई। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? यानी कि 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, इसी कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के नेतृत्व के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कैबिनेट मिशन जो है इसके बारे में बात कर ले तो ये कैबिनेट मिशन जो है इसके नेतृत्व में, यानी इसका अध्यक्ष कौन था? देखो, कैबिनेट मिशन जो है इसके अंदर 3 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? 3 सदस्य हुआ करते थे, जिनमें से एक इसका हेड था, यानी एक अध्यक्ष था। और उस अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा गया है, तो उस अध्यक्ष का नाम क्या था? सर पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? सर पैथिक लॉरेंस। अन्य 2 सदस्य कौन थे? एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर उसका एक का नाम था। एक दूसरे का नाम था सर स्टोफोर्ड क्रिप्स। सर स्टोफोर्ड क्रिप्स नाम था। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हमारे पास 3 सदस्य, इसमें एक तो ये वाला एवी अलेक्जेंडर, एक स्टोफोर्ड क्रिप्स और एक पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्यों का ये जो है कैबिनेट मिशन भारत में आया था, जो कि 1946 के अंदर आया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगर देखिएगा प्रश्न है बेहतरीन आपके लिए। निम्न में से कौन वानस्पतिक फाइबर का आधार है? वनस्पति फाइबर जो है उसका कौन सा आधार है निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में से? तो सेल्यूलोज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में कौन सा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, राष्ट्रपति का लोकतंत्र है, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, या तानाशाही है? तो आप क्या जानते हैं कि राष्ट्रपति ही का ही द्वारा भारत में सब कुछ होता है, यानी कि जो चुनाव जो है उनके अंदर कौन से, या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, क्या वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होते हैं? सारे के सारे काम राष्ट्रपति थोड़ी उसे चुनकर भेज देता है, वो तो जनता के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी कि हमारी जनता जो है, हमारे जनता के जो है उन
द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो है, यानी कि ये प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। तानाशाही किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी की जाती है। इंडिया में सभी को आजादी है, सभी आराम से अपने 6 मौलिक अधिकार जो हमारे पास है, उन मौलिक अधिकारों के जो है आराम से अपने प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। एक तो आर्टिकल हमारे पास कौन सा 32 और एक हमारे पास आर्टिकल जो है 226, इन दोनों के तहत, इसके तहत तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसके तहत हम जा सकते हैं हाई कोर्ट में अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है भारतीय लोकतंत्र जो है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और बहुत ही शानदार प्रश्न, ये प्रश्न जो है एसएससी का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एसएससी ऐसे प्रश्नों को बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछता है, ठीक है। तो एसएससी का फेवरेट प्रश्न है, आप इसे इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत, देखो आप प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात कर लें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये देखो, ये हमारे पास कुछ एक ऐसा भारत का एक चित्र आपको दिखाई देता है। ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब इसी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 12 महीने तक लगातार बहती रहती है? तो वो कावेरी नदी होगी। कौन सी नदी होगी? कावेरी नदी होगी, ठीक है। फिर चलते हैं, एक बार देखिएगा, कावेरी नदी के बारे में बात कर ले तो कावेरी नदी जो है ये बरहमगिरी की पहाड़ी से निकलती है। बरहमगिरी पहाड़ी जो है, ये बरहमगिरी पहाड़ी से कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। उसके बाद में इस नदी के ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कौन सी नदी के ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर है। फिर आपसे पूछ लिया जाए मैटूर बांध, मैटूर जो बांध है ये बांध कौन सी नदी के ऊपर है? तो मैटूर बांध भी कौन सी नदी के ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। साथ ही साथ हम कावेरी नदी के बारे में बात कर लें, 12 महीने क्यों बहती है? तो 6 महीने तो इस नदी को उठते हुए जो मानसून है, यानी कि दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है, उससे पानी प्राप्त हो जाता है। और 6 महीने तक हम बात करें तो इस नदी को लौटता हुआ मानसून, जिसे आप उत्तर पूर्व का मानसून कहते हैं, उससे पानी प्राप्त हो जाता है। तो इसी कारण से ये नदी जो है 12 महीने तक लगातार बहती है, ठीक है। साथ ही साथ हम इस नदी से और प्रश्न के बारे में बात कर लें तो यह नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच में डिस्प्यूटेड भी है। यानी कि एक तो कर्नाटक और एक तमिलनाडु, दोनों राज्यों के बीच में ये क्या है? विवादित भी है, ठीक है। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत ज्यादा विवाद हुआ था दोनों राज्यों के बीच में। अगर फिर गोदावरी नदी की बात कर लें तो गोदावरी नदी हमारे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और साथ ही साथ हमारे पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है। भीमा की बात कर लें तो ये कृष्णा की सहायक नदी है, भीमा नदी जो है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किसी तार वाले वाद्य यंत्र में पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? यानी कि कोई तार है और उस तार में वाद्य यंत्र है तार वाला, और उसमें पैदा हुई संगीत की जो ध्वनि होती है उसकी गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कंपन की आवृत्ति, वाद्य यंत्र में तारों की लंबाई, कंपन का आयाम, ध्वनि की तरंग का रूप। तो राइट आंसर होगा ध्वनि की तरंग का रूप, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? अहिंसा, अछूतों और दलितों का उत्थान, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, या सत्याग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना, एक नए समाज का निर्माण करना, यह गांधी जी के सर्वोदय का क्या है? तात्पर्य है, उसका मतलब है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, एसएससी का बेहतरीन फेवरेट क्वेश्चन, आप इसे 5 स्टार बना सकते हैं। आप इसे क्या बना सकते हैं? आप इसे 5 स्टार बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में हो, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में हो, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की जोड़ने वाली रेखा पर नहीं हो। देखिएगा सूर्य कब नहीं दिखेगा हमें,
सूर्य ग्रहण कब होगा? तो देखिएगा, तो ये हमारे पास क्या है? सन है। ये हम मान लेते हैं हमारे पास सन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? मून। ये हमारे पास क्या हो गई? अर्थ, ठीक है। तीनों अगर इस दिशा में है, एक सिद्ध में है तीनों ऐसे, तो एक सिद्ध में जब तीनों रहेंगे और बीच में क्या आएगा? चंद्रमा आएगा, ठीक है। साइडों के अंदर तो क्या होंगे? एक तो सूर्य होगा और एक पृथ्वी होगी, बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा दोनों के बीच में। तो क्या बनेगा? सूर्य ग्रहण बनेगा। क्या बनेगा? सूर्य ग्रहण बनेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारे पास इसका सी आंसर। देखो अगला प्रश्न, मोस्ट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पे गिब्राल्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे जिब्राल्टर आएगा, जय आएगा यहाँ पे ना। जिब्राल्टर जल संधि, टाइपिस्ट ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। जिब्राल्टर जल संधि किन को जोड़ती है? लाल सागर भूमध्य सागर को, लाल सागर अरब सागर को, अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर व काला सागर को। देखिएगा, हम बात करते हैं कुछ एक, यानी कि ये ऐसे करके हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप जो है, इसकी स्थिति ऐसे देखने को मिलती है। ये अरब का प्रायद्वीप हो गया, ऐसे करके ये इस प्रकार से, ये ऊपर काला सागर, ये भूमध्य सागर हो गया, और ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर ये जो पानी वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पानी का भाग जिसे मैं ब्लू कलर की डॉट से बना रहा हूं, ये जो पानी वाला भाग है, इस पानी वाले भाग को आप क्या कहते हैं? भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भूमध्य सागर। लेकिन इस भूमध्य सागर के इस वाली साइड में, यहाँ पे ये जो पानी वाला भाग दिख रहा है ना आपको, ये इधर, ये पानी वाला जो भाग है, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अटलांटिक महासागर है। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये यहाँ पे, ये वाली, इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये इन दोनों को कौन कौन सी जल संधि है यहाँ पे? यानी कि जल संधि का मतलब क्या होता है? दो वाटर बॉडीज को तो जोड़ने का कार्य करती है, और दो लैंड पोर्शन को अलग करने का, यानी कि दो पानी वाले भागों को तो जोड़ती है और दो स्थलीय भागों को अलग करने का कार्य करती है। और इसी जल संधि का नाम क्या है? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। तो ये अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को तो अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों को क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है, यानी कि सी आंसर इसका राइट होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का सौर शक्ति संयंत्र सबसे बड़ा जैसलमेर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। आपसे एक चीज पूछ ली जाए, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सौर संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतरराष्ट्रीय सौर संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। क्या होगा? गुरुग्राम इसका राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय सौर संघ का मुख्यालय गुड़गांव में है, गुरुग्राम के अंदर है, जिसे गुड़गांव का वर्तमान नाम क्या है? गुरुग्राम है। तो राइट आंसर होगा गाइज इसका बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आंसर भी अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होते हैं, ये किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक, या भारत सरकार। तो किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्रायोजित होते हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, किसका? बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है, ये किसने किया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले जो है इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी जो है, इनके द्वारा सबसे पहले किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखना ध्यान से, प्रश्न है बेहतरीन आपकी स्क्रीन पर। वायु में से कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? वायु में से कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? वर्षण, निस्यंदन,
वैद्युत कण संचालन, अवसादन। तो राइट आंसर होगा गाइज सी आंसर, वैद्युत कण संचालन इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो हरे रंग का प्रकाश जो होगा ये सबसे कम प्रभावी होगा, सबसे कम इफेक्टिवल होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइज, आप इसे थोड़ा सा शेयर करिएगा। हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, तो कृपया आप भी हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन की ये सीरीज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसे T20 सीरीज के नाम से आप जान रहे हैं, जिसमें आप बेहतरीन तैयारी अपनी कर रहे हैं। रोजाना आपको डेली 8 बजे ये सीरीज उपलब्ध हो जाती है, ये वीडियो आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं, एक अपने बड़े भाई के नाते ऐसा समझिए कि ये चैनल उड़ान क्लासेज आपका ही चैनल है। ठीक है, मैं आप सबका बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी आपको लगे, उस हिसाब से आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और आप सबसे पहले अपनी तैयारी के लिए इस वीडियो को देख लें, और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ व सटीक बना लें, जिससे आने वाला जो जनवरी में एसएससी जीडी का पेपर है उसमें आप अपना सिलेक्शन पक्का करके रहे। ठीक है, मैं यही उम्मीद आपके लिए करता हूं, यही जो है मैं दुआ करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी एसएससी जीडी की तैयारी के लिए प्रेफर हो जाएं। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो वो यहाँ पे आकर के कमेंट कर दें। हर एक प्रश्न के बारे में निराकरण यहाँ पे आप सबके लिए किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 5 अपने दोस्तों के अंदर तो चैनल को शेयर करके आइएगा। हर रोज आपका ये कर्तव्य बनता है, हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? सबसे अच्छा अधिशोषक पूछा गया। काष्ठ कोयला, सक्रिय काष्ठ कोयला, सक्रिय नारियल काष्ठ कोयला, कार्बन का जल। तो राइट आंसर क्या होगा? सक्रिय नारियल काष्ठ कोयला जो है अधिक शोषक है, अधिशोषक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा किया गया? सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, हरे पौधे। तो हरे पौधे इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इतिहास से है। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी खालिस्तान से खालिस्तान स्थानांतरित की थी। थानेसर से कन्नौज, दिल्ली से देवगिरी, कंबोज से कन्नौज, वल्लभी से दिल्ली। तो राइट आंसर क्या होगा गाइस जिसका? थानेसर से कन्नौज। यानी कि राजा हर्ष जो कि वर्धन वंश से संबंधित था, यानी कि पुष्य, जो आपने सुना होगा कि पुष्यभूति वर्धन जो हुआ करता था, उसी के बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन व उनकी एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था राज्यश्री। और यही राज्यश्री कन्नौज के एक राजा हुआ करते थे गृहवर्मा या गृहवर्मन, उससे जो है उसकी पत्नी हुआ करती थी, उसकी जो है वो इन जो है पुष्यभूति वर्धन में जो है राजा जो है प्रभाकर वर्धन, उसी प्रभाकर वर्धन के दामाद हुआ करते थे गृहवर्मन। एक बार गृहवर्मन के ऊपर शशांक जो कि बंगाल में गौड़ वंश का राजा था, वह देवगुप्त दोनों ने मिलकर के इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और गृहवर्मन की हत्या कर दी और कन्नौज उनसे प्राप्त कर लिया। यहाँ से जो है राज्यश्री को यहाँ से अगवा करके और लेकर चले गए। इसके बाद में राज्यश्री को छुड़ाने के लिए उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन जाता है, लेकिन राज्यवर्धन को जो है सल्टा दिया जाता है, क्योंकि राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देता है। इसीलिए शशांक जो है अपने मित्र की मौत का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन को मार देता है। और जैसे ही राज्यवर्धन मरा तो राज्यवर्धन के मरते ही जो है हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा और हर्षवर्धन ने ही सिंहासन पर बैठ करके और
कसम खाकर बैठा सिंहासन पर कि मैं मेरे भाई की मौत का बदला तो लेकर रहूंगा ही रहूंगा, और साथ ही साथ मैं मेरी बहन को दोबारा से वो राजपाट वापस दिलाकर रहूंगा। इसीलिए शशांक को मार डाला किसने? हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन ने शशांक को सल्टा करके और वापस से कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, और दूसरी राजधानी बना करके अपनी बहन को कन्नौज में सिंहासन वापस से लौटा दिया। और साथ ही साथ वापस से सिंहासन लौटाने के बाद में और अपनी ही देखरेख में कन्नौज को भी देखता रहा, और साथ ही साथ अपनी जो है दूसरी कैपिटल बना लिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा या सटीक आंसर होगा ए आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय या भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले तो हम प्रारूप समिति के बारे में बात करते हैं कि प्रारूप जो समिति है इसी को हम ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग समिति के नाम से भी आप इसे जानते हैं, या आप इस समिति को मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग, मसौदा या प्रारूप समिति एक ही समिति के अलग अलग नाम हैं। और इस समिति में कुल 7 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? 7 सदस्य हुआ करते थे। और उन्हीं 7 सदस्यों के ऊपर हेड हुआ करते, यानी कि 7 में से उनका एक हेड हुआ करता था, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, जिसे भारत में मनु के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय जो है संविधान का जनक, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का संविधान जो है, इसके जनक या आधुनिक मनु के नाम से आप इन्हें जानते हैं। टीटी कृष्णमाचारी यहीं पर इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य थे। के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे, डीपी खेतान भी सदस्य थे। ठीक है, तो ये सभी इसके सदस्य थे। लेकिन हेड कौन था? तो हेड था हमारे पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अगला प्रश्न देखिएगा। उद्योग कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादित करता है? उद्योग कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या निम्नलिखित में से कौन प्रधारित करता है? देखो, उद्योगों में लोग क्या करेंगे? श्रम करेंगे। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि श्रम ब्यूरो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तैयार करने का आधार है। इसका आधार क्या है? तो आप अच्छे से जानते होंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उदासीनता वक्र खालिस्तान के समान स्तर को मापता है। उदासीनता वक्र खालिस्तान के समान स्तर को मापता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। 2 वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, यानी कि बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संसद की सब बड़ी कमेटी कौन सी है? यानी कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, कमेटी कौन सी है? उस समिति या कमेटी के बारे में बात कर ले तो उसका नाम है पराकलन समिति। सबसे बड़ी समिति है पराकलन समिति, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में गाइस यही 20 प्रश्न आपके लिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये 20 जो क्वेश्चन है ये बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। 20 के 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ ही साथ आपको यह सीरीज भी बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगी। तो आप, अगर आपके इस सीरीज आपको अच्छी लगती है, आपके लिए आप ऐसा लगता है आपको कि आने वाला जो जनवरी में एसएससी जीडी का पेपर होगा उसके अंदर हम इस सीरीज के माध्यम से 20 में से 18 प्लस या 18 या 19 प्रश्न एकदम सही कर सकते हैं, तो इस सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। दिल से हर शेर हर शेरनी इस सीरीज को ज्वाइन करेंगे। हर भाई हर बहन, हर ग्रह से हर गृहिणी, हर व्यक्ति इस सीरीज को ज्वाइन करे और अपने हर मित्र के अंदर इस सीरीज को जो है फैला दे, इस सीरीज को शेयर करें, जिससे कि हम सभी मिलकर इस YouTube चैनल के माध्यम से हम वो ऊंचाइयां हासिल करें जो कि हमारे, जिससे हम अपने माँ बाप का सपना जो है उस सपने को पूरा कर सकें। तो माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए जुड़िए आपके अपने उड़ान जो है YouTube चैनल उड़ान क्लासेज के साथ, और आपके अपने भाई विक्रम सिंह के साथ जुड़ करके और आप तैयारी को अपनी को सुदृढ़ व सटीक बनाइए। तो धन्यवाद। आज के सेशन में हम इतने ही चर्चाएं करेंगे।